वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद सुमन सर। तो पिछली क्लास में आपने सेट नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे आज सॉल्व करेंगे, यानी विस्तार उत्तरी प्रश्न जो आपके हैं वो करना है। तो पहला प्रश्न दिया है, एक तो सभी खंड कीजिए लिखा है, फिर प्रश्न नंबर का पहले का दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सिद्ध करना है रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो उसका अपोजिट हम मानेंगे। सिद्ध करना परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम मानेंगे रूट 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा माना जाता है। तो लेकिन माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P अपान Q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी जो होती है P अपान Q के बराबर होती है, P अपान Q के बराबर है तथा P, Q पूर्णांक है, जहां यानी Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या में तीन कंडीशन होती है, एक P अपान Q का रूप होना चाहिए, P Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूट 2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। वो कह रहे सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले उल्टा माना परिमेय संख्या। अब ये इसको जब इसके बराबर में माना तो बराबर में लिख भी देंगे, रूट 2 इक्वल इसके P अपान Q के है। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, यानी होल स्क्वायर लगाएंगे बराबर, इधर भी होल स्क्वायर लगाएंगे। तो जब किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो कितना हो जाए 2 हो जाएगा बराबर P का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर Q तीसरी गुणा में यहाँ पे एक Q साइड में निकाल देंगे, Q स्क्वायर है ना, तो 2 इधर आएगा, Q बन जाएगा बराबर कितना है, P स्क्वायर के बटे में कितना है, Q है। साइड में जगह नहीं तो यहाँ पे लिखिए, आपको इतना लिखना होगा कि 2Q एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन 2Q एक पूर्णांक है तथा कितना P स्क्वायर अपान Q, P स्क्वायर अपान Q में कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कोई कुछ कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। हमने क्या कल्पना की थी, हमने कल्पना ये की थी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लेकिन हमारी कल्पना असत्य साबित हुई, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। लिख देंगे अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इस तरह से आपको सिद्ध करना था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। और खा नंबर दिया है कि प्रश्न नंबर यानी पहले का खा जो दिया है वो दिया है, त्रिभुज PQR में Q बराबर 90 डिग्री, यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। तो PQR ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे समकोण है, तो यहाँ पे कितना 90 डिग्री Q है, तो यहाँ पे Q लेना है, P आप यहाँ ले सकते हैं, PQR। ठीक है, बोला गया Q90 समकोण है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है tan P की वैल्यू दे दी गई है, tan P बराबर
कितना दिया है 1/√3 यानी 1/√3 ये दिया है। और लंब का जो फार्मूला होता है वो tan का जो फार्मूला होता है tan का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमें क्या पता है लंब पता है आधार पता है कर्ण नहीं पता है। तो किसी चीज कर्ण नहीं पता वो निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कर्ण कितना है तो निकालना है हमें। तो कर्ण को कर्ण रखेंगे। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण को हम पी आर लिख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से हमारा पी के हिसाब से tan पी के साथ ये हमारा कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। तो कर्ण की जगह पे आप पी आर लिख सकते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर आधार कितना है √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 है 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा पी आर स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो पी आर घात 2 छोड़ देंगे तो इधर रूट लग जाएगा लेकिन 3 में 1 4 होगा 4 पे अंदर रूट। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सारे मान यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा कितना है 2 आया है और हमारा लंब कितना है ये 1 है और ये हमारा आधार कितना है √3 है। ये मान आपके याद है। ठीक है, आपको ध्यान देना है जो हमें निकालना है उसमें कौन कौन चीजें निकालनी है। एक तो हमें साइन पी कॉस आर निकालना है। पहले हम पी के मान निकाल लेंगे। ठीक है, पी के लिए हमारा जिस यानी जो बिंदु है उसके लिए निकालना होता है सभी के लिए लंब आधार बदल कर्ण तो यही रहता है। पी के लिए जो बिंदु लेना है उसके सामने वाला लंब होता है। ठीक है, और दूसरा आधार होता है। पी के लिए ये लंब होगा ये आधार होगा। ठीक है, तो पहले हम कौन कौन से साइन पी और कॉस पी ये निकाल लेंगे। तो साइन पी निकालेंगे। साइन पी साइन का होता है लंब बटे कर्ण यानी लंब और बटे में कर्ण। तो यानी पी के लिए हमारा लंब ये होगा कर्ण तो ये होगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसे कॉस पी निकाल लेंगे। कॉस पी कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार के अपान में कर्ण। तो cos p के लिए ये लंब हो गया तो ये आधार होगा। ठीक है, ये आधार ये कर्ण तो √3/2 ये तो हमारे p के मान आ गए। ठीक है, फिर बोला है और मान में जो पड़े r के भी यानी ये r यहाँ पे है इसके मान चाहिए होंगे तो इसके मान यहाँ पे निकाल लेंगे। एक तो हमें निकालना होगा साइन r का और cos r का। तो साइन r निकालेंगे। साइन r साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण ही होता है लेकिन r के लिए लंब ये वाली जो सामने वाली भुजा जिस बिंदु का निकालना उसको सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो √3 हो जाएगा लंब ये हो जाएगा r के लिए कर्ण यही रहेगा साइन r हो गया। ऐसे cos r निकालेंगे। cos r यानी होता है आधार बटे कर्ण तो cos r के लिए लंब ये तो लंब है तो ये आधार बनेगा और ये कर्ण हो जाएगा 1/2। ये सारे मान को हमने निकाल लिए। अब जो हमें पूछा गया उसमें सभी मान डाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इतने में आपको दिख जाएगा। मान पूछा गया है साइन पी कॉस आर ये साइन पी और कॉस आर और फिर आगे दिया है प्लस कॉस पी और साइन आर। इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू डाल लेंगे। साइन पी कितना है हमारा 1/2 है इंटू कोई निशान है तो गुणे का साइन। कॉस आर कितना है कॉस आर 1/2 है प्लस कॉस पी कितना है हमारा कॉस पी √3/2 है। √3 ये 3 है यहाँ पे √3/2 इंटू साइन आर कितना है साइन आर √3/2 ये भी है। अब इन दोनों गुणा हो जाएगी अंश की और हर की 1/4 बनेगा। ये √3 3 बनता है तो 3/4 हो जाएगा। हर बराबर है तो ऐसे जुड़ जाएगा। 3 में कितना बनेगा 4/4 बन जाएगा और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा 1 आंसर हो जाएगा। ये P है यहाँ पे बिंदु P है। तो आपको बस इतना याद रखना जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने वाला हमारा लंब होता है। ठीक है, कर्ण सब में सेम रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं A 2, -2 और B
3,7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी रेखाखंड की लंबाई निकालना है। तो एक मान लो ये बिंदु हो गया, ए आपका हो गया, और दूसरा बिंदु मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और इनके पॉइंट्स भी दे रखे हैं। ए के कितने हैं, 2, -2, 2, -2 है, और दूसरा जो है उसके पॉइंट्स है 3,7 है। तो इस रेखाखंड की लंबाई यानी दूरी सूत्र से हम ए बी का मान निकाल लेंगे, लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा x1, ये y1, ये होता है x2, ये होता है y2, 7, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। तो ए बी बराबर, यानी ए बी की लंबाई ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 - x1, x2 कितना 3 है, x1 हमारा 2 है, 3 - 2, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 7 है, 7 हो गया। फार्मूले का माइनस ये आ गया, ठीक है। y1 की वैल्यू भी माइनस में है, माइनस यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 तो 2 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर, ऊपर में क्या चलेगा, रूट का साइन चलेगा, बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस 9 ने 81, दोनों को जोड़ लेंगे कितना बनेगा, 81 और 82 बनेगा, रूट में 82 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो ए बी की लंबाई है वो कितनी आई है, रूट में 82, ये हो जाएगा, मात्रक लिख देंगे और ये आपका ए बी की लंबाई, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह दूरी सूत्र लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। और इसके बाद में दिया है अगला, यदि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर, ठीक है, एक समान मोटाई वाली 18 सेमी लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी एक किसकी तांबे की छड़ है, उसको पिघला के दूसरे प्रकार की लंबी छड़ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले जो तांबे की छड़ है उसके मान लिखेंगे तांबे की छड़, तांबे की छड़ का व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, ये व्यास दिया है इसका 1 सेमी, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी होती है 1/2 सेंटीमीटर, ये छड़ की त्रिज्या हो गई, तांबे की छड़, ठीक है। और लंबाई भी दे रखी है, तो इसको L मान लेंगे, लंबाई दे रखी है 8 सेमी, 8 सेंटीमीटर। इस वाली छड़ को पिघला के दूसरी छड़ बनाई जाती है, ठीक है। तो उस छड़ की हम मान लेंगे, माना नई छड़, तो नई छड़ बनेगी, इसको पिघला के उसकी त्रिज्या मान लेंगे, छड़ की त्रिज्या बराबर r, त्रिज्या बराबर कैपिटल मान लेंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल माना है तो उसमें कैपिटल मान लेंगे, ठीक है। और ये इसका दे रखा है, लंबाई कितनी है 18 सेमी लंबी छड़ के रूप में, तो लंबाई कितनी है 18 सेमी है, ठीक है। तो इसकी मोटाई पूछी गई, मोटाई मतलब इसका व्यास पूछा गया, व्यास निकालना है, ठीक है। लेकिन इसके आंसर में गलत दिया, त्रिज्या खाली दे रखी है, लेकिन मोटाई का मतलब होता है सही है, इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, ये पूरा व्यास हो जाएगा ना, ये पूरा व्यास निकालना है, तो व्यास निकाल लेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। अब जब पिघला के कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम यानी आयतन होते बराबर रहते हैं। नई छड़ का जो आयतन होगा वही हमारा तांबे की छड़ का आयतन होगा, तो लिख देंगे नई छड़ का आयतन, नई छड़ का आयतन और बराबर हो जाएगा तांबे की छड़ का आयतन, तांबे की छड़ का आयतन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि छड़ कैसी है, बेलनाकार है, तो बेलन के फार्मूले लगेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई और आर इसमें कैपिटल माना है आर स्क्वायर, और एच की जगह यल माना है, यल है, बराबर। ये भी हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा लेकिन मान हमारे बदल जाएंगे, पाई आर स्क्वायर और यल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर का मान तो पे फाइंड करना है, इंटू एल कितना है हमारा 18 है, बराबर आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 है, यल कितना है 8 है, ठीक है। अब जितना सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई कर, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, तो इधर से 2 बचा है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 से ये भी कट जाए, 2 नेम 18, 9 को उधर भेज देंगे, क्या बनेगा आर स्क्वायर बराबर 1/9, घात छोड़ेंगे तो अंडर रूट लगेगा, इस साइड में देखो आप, तो आर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1/9,
तो आर वाला कितना आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या तो हमारी कितनी आ गई, 1/3 सेमी आ गई, 3 सेमी। लेकिन मोटाई पूछी गई है, आंसर में तो यही दिया है त्रिज्या, ठीक है, लेकिन मोटाई का मतलब पूरा व्यास निकालना है आपको, तो मोटाई हो जाएगी व्यास के बराबर। मोटाई बराबर व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 से इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। तो इसकी मोटाई जो है वो कितनी हो जाएगी 2/3 सेंटीमीटर। ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर दिया, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दी है और समांतर माध्य निकालना है। तो बना लेंगे टेबल एक। पहले तो वर्ग अंतराल दे रखा है, लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये कितना दिया है 10 से 25, 10 से कितना है 25 है, और 25 से ये कितना है 40 है, यानी 15 का स्पेस है, 15 की वृद्धि हो रही है। फिर 40 है, फिर कितना है 55 है, और 55 से 70 है, 55 से 70, फिर 70 से 85, फिर 85 से कितना 100 है। बस ये इतना वर्ग अंतराल दिया है आपका, ठीक है। और इसके बाद में बारंबारता दे रखी है, बारंबारता ये दी है, और ये बारंबारता आपको दिया है ये बारंबारता दी है 2 3 2 है यहाँ पे, ये 3 है, ये 7 है, 2 3 7 6 6 6 6 6 ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, इसका मध्यमान निकालना होता है। तो मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान का मतलब होता है जोड़ के आधा करना है। 25 में 10 जोड़ो 35 का आधा करना, अगर आपको नहीं है 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। 25 में 10 जोड़ो 35 करा के तो 17.5 होता है, 17.5। आप 2 से भाग करके भी निकाल सकते हैं आधा। अगला कितना होगा 40 और 20 60 पर 65 का आधा करना है, ठीक है। तो एक तो इसमें 15 का बढ़ रहा है, तो 15 जुड़ के होगा, तो इसमें 15 जोड़ देंगे हम। तो 15 जोड़ने कितना 17 5 22 32.5 हो जाएगा। फिर 15 जोड़ेंगे इसमें तो 32 5 37 10 47.5 बनेगा। फिर 15 जोड़ेंगे 47 में 52 10 62 हो जाएगा। फिर 15 जोड़ेंगे 62 5 67 10 77.5 हो जाएगा। और फिर इसमें फिर 15 जोड़ेंगे 77 में 5 पहले जोड़ लो, 82 10 92, तो 92.5 हो जाएगा। ये आपका मध्यमान आ गया, ठीक है। जब ये या तो एक डायरेक्ट मेथड होता है, दोनों की एफ की गुणा कर लो आप, ये तो ये मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक कल्पित माध्यम मेथड होता है, यानी एक परिवर्तन कई मेथड होते हैं। जैसे ये तो दिया नहीं किस मेथड से लगाना है, तो आप सबसे पहले ui निकाल लो, ठीक है। क्या निकाल लो ui, ठीक है। फिर आसान हो जाएगा। ui क्या होता है कि हमें इसमें सबसे बीच में जो नंबर आ रहा है उसको लेना है, ठीक है। बीच में 2 ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 में जो 2 बीच में है कोई भी आप ए का मान मान सकते हो, ठीक है। चाहे ये मानो चाहे तो यही मान लो, ये वाला आपने ए मान लिया, यानी कल्पित मान इसको ए का मान लिया, इसको 0 लिखना है, ठीक है। और ऊपर आपको -1 -2 -3 ये लिखते जाना है। जब सभी में से इतना घटाएंगे तो यही आएगा। नीचे प्लस में लिखना है, +1 +2 ये इतना लिखना है। अगला कॉलम होता है fi इंटू ui, fi गुणे ui। अब हमें ui और f कितना ये इसकी गुणा करनी है। पहले इससे गुणा करना था, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इससे आसान हो जाता है। 2 3 6 माइनस का 6 हो गया। अब 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया। 7 एकम 7 माइनस का 7, 0 से गुणा करेंगे 0, और 6 एकम 6 बनेगा, 6 दूनी 12 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे योग का कॉलम बनाएंगे। योग में एक तो हमें फाइनली fi ui का योग करना है, ठीक है। और हमें बारंबारता को इसको जोड़ना है, तो ये जोड़ लेंगे 2 3 3 2 5 5 7 12 और ये भी 12 है, 12 24 24 से 30, तो f का जोड़ तो 30 आ गया, यानी सिग्मा f का मान 30 हो गया। इसमें प्लस के अलग कर लेंगे, माइनस के अलग, जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। 6 6 12 12 और 7 19 19 तो है माइनस के, ठीक है। 6 6 12 12 7 19 माइनस के हैं,
और 12 6 18 प्लस के हैं, तो यहाँ पे कितना फाइनली 19 में से 18 घटेगा, एक ही तो बचेगा माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा एफ आई यू वाई की वैल्यू। ठीक है, अब आप फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला होता है, मान देगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई और अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच मतलब होता है इनका जितना डिफरेंस है 15 का अंतर, तो एच की वैल्यू वो हो जाएगी। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स बार बराबर समांतर मान का ये चिन्ह होता है, ए को कितना माना है 62.5 माना है, तो 62.5 प्लस और इसका मान कितना है, इसका टोटल, ये सिग्मा का मान लो योगफल माइनस का 1 आया है, अपान में सिग्मा एफ आई यानी 12 मात्रा का 30 आया है, और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे गुणे एच कितना है 15 है, ये 15 है, यानी इनका डिफरेंस जो होता है वही हमारा एच की वैल्यू होती है। अब 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स बार बराबर 62.5 प्लस माइनस माइनस 1/2 है, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब इसमें से हम इसको जब घटाएंगे तो 0.5 घट जाएगा, तो हमारा समांतर मान कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ये 62, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा 62। और अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, लेकिन आप तो सभी सॉल्व करें, तैयारी करना है। का नंबर दिया, क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसको यानी हम आलेख बनाएंगे, उसमें अगर रेल की पटरियां समांतर होती है, दोनों को समांतर सिद्ध करना है, समांतर लाइनें होनी चाहिए रेखाएं। तो पहले समीकरण डी है, और पहली समीकरण डी है, एक का नंबर है, दूसरे का का नंबर है। समीकरण है x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y और फिर दे रखा है माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी जो समीकरण है वो दी है 2x और प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, जब भी हमें आलेख खींचना होता है काटी तल में, तो हमें उसमें दो मान कम से कम दो मान चाहिए होते हैं, तो इसमें से भी हम मान निकाल लेंगे। x का मान 0, कोई भी मान आप ले सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0, तो x का मान 0 रख देंगे, 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान 0 लेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 4 जाएगा, प्लस का जाएगा, 2 दूनी 4, तो एक मान तो हमारा आ गया कितना, x का मान 0 y का 2। ठीक है, लेकिन एक मान और निकालना है। अब क्या करें, y का मान 0 ले लें, तो y बराबर 0, तो अब y की जगह 0 डालना है, तो क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 2 की 0 से गुणा करेंगे, 0 माइनस 4 बराबर 0, तो x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दो मान चाहिए, दो मान हमारे आ गए हैं। ठीक है, x है, ये y है, और x का मान जब हमने 0 लिया तो y का 2 आया, x का 0 y का 2 आया, और फिर x का 4 आया तो y का 0, यानी y जब 0 लिया तो x का 4 आया, जो जिसका मान है उसी का आगे लिखना है। ऐसे हमको दो मान इससे निकालने होंगे, तो यही निकालो, 0 से आसान रहता है। x बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 12, उधर चला गया, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे, 4 3 12, तो एक मान आ गया 0,3 आ गया। ठीक है, अब y को 0 ले लो, y बराबर 0, तो 2x प्लस, ये तो 0 से गुणा करके 0 बन जाएगा, माइनस का 12 है, उसको उधर भेज दो। ठीक है, तो 2x बराबर कितना 12, 2 से काटेंगे 6 आएगा, तो एक हमारा 6,0 आ गया, x का पहले लिखा जाएगा, तो ये भी हम यहाँ पे बना लेंगे सारणी में। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। x का मान 0 है, y का 3 है, 0 है तो y कितना 3 है, फिर x का मान 6 है तो y का 0 है, 0। ठीक है, अब इन दोनों को हमें इन दोनों का आलेख बनाना है। ठीक है, तो आप इधर साइड में देख लें, यहाँ पे मान लो ये। ठीक है, छोटा पड़ रहा है आपको, चलो ठीक है, इतने में छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 और ये
5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ऐसे ऊपर बना लेंगे। ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और यहाँ पे ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाई अक्ष होता है और ये आपका एक्स अक्ष होता है। ये वाई निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, ये एक्स निगेटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब जो जो बिंदु हमें ये इसको हम आलेख करेंगे और इसको स्केल से खींच देंगे। तो ये तो हमारा पहला बिंदु है 0, पहले इसको दर्शाएंगे इस पे 0, एक्स की वैल्यू 0 और फिर 2। 0 का मतलब होता है ये 0 है। ठीक है, 0,0, 0 मतलब चलना ही नहीं है। ठीक है, फिर y की तरफ 2 चलना है, तो 0,2, तो ये कॉलम आपका कितना बनेगा 0,2, ये बन जाएगा। पहला पॉइंट सही आ गया। दूसरा 4,0, x की तरफ 4 चलना है, 1 2 3 4, y,0 मतलब 0 पे चलना ही नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा 4, कितना है 4,0, तो ये आपका आ जाएगा 4,0। अब इससे जो रेखा बन निकलेगी उसको हम खींच देंगे स्केल से, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से खींचे अगर तो पहली जो रेखा है ये वाली, ये समीकरण आ गए। ठीक है, और इसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कितना है x प्लस 2y माइनस 4, यानी x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, ऐसे ये वाले अंकित करेंगे मान। ठीक है, इन वालों को भी अंकित करना है, फिर देखना है कि समांतर जा रही है नहीं जा रही है। तो x का मान कितना 0 है, 0, y का 3 है। 0 का मतलब हमें x चलना ही नहीं है। ठीक है, y कितना चल रहा है 3, 1 2 3, ये आपका कॉलम बन गया, पहले बन गया, पहला बिंदु ये हो गया। ठीक है, यानी कितना 0,3, 0,3 हो गया। ठीक, ये वाला पॉइंट। दूसरा 6,0, x की तरफ 6 चलना है, y की तरफ 0, मतलब y की तरफ चलने नहीं है। ठीक है, अब इससे मिला देंगे, यानी 3, ये जो बिंदु है 0,3 और ये वाला बिंदु कितना है 6,0 है, 6,0। अब इसको मिला देंगे, तो ये मिलाएंगे तो बनेगा इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो दोनों रेखाएं ये बन गई। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा ये दोनों समांतर है। ठीक है, समांतर है, रेल की पटरियां ऐसी ही तो होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस तरह यही दर्शाना है, ज्यामिति में से यही बनाना है आपको, बस इतना बनाना है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यही दर्शाना है कि रेल की पटरियां जैसी होती है वैसा यहाँ पे रेखाएं होनी चाहिए। रेखा का नाम भी यहाँ पे डाल देंगे, रेखा क्या नाम है इसका, 2x प्लस 4y और माइनस का 12 बराबर 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका अगला दिया है खा नंबर, एक थैले में 24 गेंदे हैं, जिनमें से x लाल, 2x सफेद, 3x नीली है। एक गेंद यादृच्छिया निकाली गई है, इसकी प्रायिकता है कि, ठीक है, एक तो प्रायिकता, दो आंसर, 2 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले हम इसके मान निकाल लेंगे। देखो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है x है। ठीक है, और बोला सफेद 2x है, जो सफेद गेंद है वो कितनी है 2x है। फिर इसके बाद में बोला है नीली गेंदें, यानी नीली जो हमारी गेंदें हैं वो कितनी है, वो 3x है। ठीक है, अब टोटल दे रखा है कि टोटल गेंद 24 है, तो सबको जोड़ लेंगे, 24 के इक्वल कर देंगे, सभी का मान 24 बोला है टोटल। 3 2 5 1 6, यहाँ इसके हिसाब से कितना होगा 6x, तो 6x की वैल्यू किसके बराबर 24 के बराबर है, तो 6 से काटेंगे कितना 6 चौक 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यही मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे x का मान 4 आया, ये 4 गेंद हो गई लाल, ये 4 है 4 दूनी 8, 8 गेंद हो गई सफेद, और 4 3 12 गेंदें हो गई किस नीली। ठीक है, ये सारी गेंदें हमने निकाल ली है। अब पहला प्रश्न इसमें दिया है कि एक तो प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रायिकता निकालना है कि नंबर 1 लाल नहीं, नंबर 1 में बोला है लाल नहीं। ठीक है, लाल नहीं, ये निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे P, ब्रैकेट में लिख देंगे लाल नहीं, लाल नहीं। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है, लाल नहीं यानी लाल को छोड़ के बाकी निकालना है। तो होता है फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम या परिणामों की संख्या लिख दें आप। ठीक है, और अपान में कुल परिणाम, कुल परिणाम,
तो अब इधर तो जगह दिखेगी नहीं आपको। चलो चल देखो यहाँ पे P हो जाएगा, ये तो अब यही तो आ जाएंगे, लाल नहीं, लाल नहीं, तो ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम यानी लाल नहीं। तो लाल को छोड़ के बाकी सब गिन लें, ये लाल है, 4 छोड़ दो, तो लाल नहीं कितने 12 8 20 जो है लाल नहीं है, तो 20 हो जाएगा। कुल परिणाम, कुल गेंदें कितनी है 24 है, तो बटे में 24, 4 से सिंप्लीफाई कर ले, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो कितना बनेगा 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का जो बोला है, पहला नंबर लाल नहीं, उसकी प्रायिकता आ जाएगी 5/6, ये हो जाएगा। और इसी में दूसरा दिया है 2 नंबर पे, और उसमें बोला है यानी सफेद है, ठीक है, यानी बोला सफेद है, सफेद है, तो पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी पी ई मतलब होता है इवेंट घटना, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम, और अपान में क्या हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है, फार्मूला ये है। तो P और कौन सी घटना लिखना, सफेद है, ठीक, सफेद लिखेंगे सफेद, ये सफेद होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी, सफेद गेंद की। अनुकूल परिणाम सफेद गेंद निकालने, सफेद कितनी है, सफेद है 8 है, 8 है। कुल परिणाम कुल गेंदें 24 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 8 एकम 8, 8 या 24, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा P, और यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट यानी सफेद गेंद, सफेद। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, एक आपका ये आंसर हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, घ नंबर दिया, चित्र में OA OB बराबर OC OD है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल C तथा एंगल B बराबर एंगल D है, और डायग्राम भी दे रखा है। तो इस तरह से चित्र दिया है, जो बिंदु है वो भी दे रखे हैं, यहाँ पे A है, ये D है, और ये O है, और ये B है, और ये C है, ठीक है। तो डायग्राम ये आपको दिया जाएगा प्रश्न में, और इसमें कुछ और भी जानकारी दी है, और सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी दिया है, दिया है, ठीक है, जो दे रखा है दिया है OA इंटू OB, OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। और हमें इसके बाद सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A जो है एंगल C के बराबर है, और एंगल B है वो D के बराबर है, B है वो D के बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो डालेंगे उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो AOD और एक COB, या BOC कह रहे हैं आप, BOC, ठीक है, और AOD, इन दोनों को अगर हम सिमिलर सिद्ध कर लें तो हमारा ये दोनों एंगल निकल आएंगे। सबसे पहले क्या करें, जो हमें दिया है इससे हमें क्या रिजल्ट निकल रहा है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ठीक है। तो OA कहाँ कौन सी भुजा, ये OA भुजा है, ठीक है, और उधर की कौन सी भुजा है OC, तो OC को इधर बटे में लाएंगे, क्योंकि एक इधर की भुजा एक उधर की, हमको अनुपात बराबर करने हैं, ठीक है। तो वो लिखेंगे OA, और ये कोई निशानी तो इंटू मतलब गुणे का साइन होता है, ठीक है, गुणे में है, ये भी गुणे में, तो OC आएगा बटे में, OC बराबर उधर क्या बचेगा OD बचेगा, OD, और बटे में क्या जाएगा OB, बटे गुणे में है ना, उधर बटे में जाएगा OB। तो एक तो समीकरण आपने की ये वन हो गई, ठीक है। इसमें दो भुजाओं की का अनुपात बराबर हो गया, OA कौन सी है, इस वाली की OA, इसके बटे में OC, ठीक है, इसकी भुजा और इसकी भुजा, ये अनुपात आपने लिख लिया है, ठीक वाला, ठीक है। और दूसरा OD बटे OB, OD कौन सा है, ये OD ये है, और इसमें कौन सा है OB ये है, इसका भी अनुपात आपको दो भुजाओं का अनुपात आ गया। अगर एक एंगल मिल जाए हमको इक्वल, या तो एक साइड मिल जाए, तो हमारा ये सिमिलर सिद्ध हो जाएगा, समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आमने सामने के, वो इक्वल होते हैं, तो इसको नाम दे दें 1, इसको नाम दे दें आप 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये भी लिख दो आप, ये कहाँ से ये दिया है, कहाँ से आया है, दिया है, ठीक है।
और इसके बाद में हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमारे बराबर क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, जो शीर्षाभिमुख होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखो दो भुजाएं हमारे अनुपात आ गया एक एंगल का, तो क्या बनेगा? पहले ये भुजा हो गई तो से बोलेंगे भुजा, इसको बोलेंगे कोण, इसको बोलेंगे भुजा, यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, तो एस एस नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ए ओ डी यानी त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग वो सिमिलर है, समरूप है किसके? बीओसी के, या सीओ बी कर लें आप। ठीक है, बीओसी के, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होते हैं यानी समरूप होते हैं, उनके संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए और डी और सिमिलर हो गया बीओसी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, और समरूप में क्या होता है? यानी संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसका संगत ए का संगत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यही तो लाना है, एंगल ए बराबर एंगल सी, और एंगल बी किसके? डी के बराबर होगा। बी किसके? डी के बराबर। एंगल बी जो है वो डी के बराबर होगा। ठीक है, लिख देंगे संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं तो सबसे पहले आपको इसको सिमिलर ही सिद्ध करना है। तो सिमिलर सिद्ध हो जाएगा तो उसके एंगल तो बराबर हो ही जाएंगे। ये सबसे पहले प्रूव करना है आपको कि ए ओ डी सिमिलर है, ट्राइंगल त्रिभुज है, त्रिभुज बीओसी के। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन को 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन को 45 अंश है। तो ध्वज खंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करना है। एक भवन है और एक बिंदु है। ठीक है, तो बना लेंगे। मान लो ये भवन है, ये भवन है, यहाँ पे एक बिंदु P है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे एक ध्वजदंड लगा है, ये है, ये। ठीक, फिर बोला है P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ तक। ठीक है, और बोला गया है ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन 30 है। यहाँ से भवन का शिखर यही तो है, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया 30 डिग्री, 30 अंश है। और इसके बाद में बोला है कि भवन के शिखर पर ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से, ध्वज का शिखर यही तो है, तो यहाँ से P का, तो P का जो कोण है उन्नयन कोण, ये कितना है? ये पूरा, ये ठीक है, पूरे बड़े ट्राइंगल को लेंगे, ये पूरा कितना है? 45 अंश है, ये 45 अंश है, ये। तो ध्वजदंड की लंबाई, इसकी लंबाई ये माननी है तो इसको हम L मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसको हमने L मान लिया, एज्यूम कर लिया कि L मीटर है। ध्वजदंड की लंबाई कितनी है? L मीटर है। और फिर बोला गया है बिंदु P की भवन से दूरी, तो बिंदु P की भवन से यहाँ से दूरी हमने कितनी मान ली है? X मीटर मान ली है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये दोनों मान आपको निकालने हैं, तो नाम डाल लेंगे ABC, ये हो गया A हो गया और ये B हो गया, तो AB भवन है और यहाँ पे ये C मान लेंगे। सारे पॉइंट्स पड़ गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो हमने माना है वो लिखेंगे, माना। ठीक है, AB क्या है? AB भवन है, AB भवन तथा BC क्या है? ध्वजदंड है, BC ध्वजदंड है, ध्वजदंड है। तो सब जो पूछा गया वही मान लेंगे, लिख लेंगे। ध्वजदंड की लंबाई बराबर, ध्वजदंड की लंबाई बराबर कितनी मान ली हमने? L मीटर मान ली है, L मीटर। और यानी भवन से बिंदु P की दूरी, ठीक है, भवन से बिंदु P की दूरी x है, बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है? x मीटर है। यही दोनों मान निकालने हैं। तो पहले आप तो ये वाला 30 को हल करेंगे। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? BAP, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण
त्रिभुज BAP में, BAP में, ठीक है। इसमें कितने डिग्री का 30 अंश आ रहा है, तो 30 डिग्री, tan 30 बराबर, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना 10 है, आधार x है, तो हो जाएगा लंब बटे आधार कितना x है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 10/x, 30 गुणा कर लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 10√3 मीटर। चाहो तो आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, तो आप तो इस साइड में देख लें अब, तो x बराबर 10√3 की वैल्यू होती है 1.732, इतना होता है। तो 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक स्थान आगे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। ये आपका आ जाएगा, यानी भवन से बिंदु P की लंबाई, P की दूरी, ठीक है। भवन से बिंदु P की दूरी कितनी है, 17.32 मीटर, ये आपका आ जाएगा इतना। अब कौन सा रह गया है, अब आपको दूसरा ट्रायंगल हल करेंगे, तो उसमें आपको ध्वजदंड की लंबाई निकालनी है, वो भी निकल आएगा। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये क्या है CAP में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAP में, ठीक है। इसमें tan लगाएंगे, लेकिन कितना एंगल है ये वाला एंगल कितना टोटल 45 है, तो लिखेंगे tan 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना टोटल हो जाएगा, यानी L भी होगा प्लस 10 होगा, तो लंब कितना L प्लस 10 हो जाएगा, बटे में बेस कितना, आधार कितना होगा, आधार तो यही है x। tan 45 की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो 1 बराबर L प्लस 10/x, इसके अपन 1 कर लेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा L प्लस 10 बराबर x एकम x, तो ये हो जाएगा L प्लस 10 बराबर x एकम x। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है, चाहे ये वाली डाल देंगे आप 17.32 डाल दें, तो हो जाएगा ये मान है x का, L प्लस 10 बराबर 17.32, 10 जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो L बराबर कितना होगा 17.32 माइनस का 10, तो L बराबर 17 पूर्णांक है 10 पूर्णांक है, 17 में से 10 घटाएंगे 7 तो बचेगा, तो 7.32 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्वजदंड की लंबाई कितनी है 7.32 मीटर है, इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, ये बराबर है 7.32 मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। एक तो ये आंसर होगा और एक आपका आंसर ये दूरी हो जाएगी भवन की, और ये आपका ध्वजदंड की लंबाई हो जाएगी। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर दिया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, और x y के मान निकालना है। तो सबसे टेबल बना लेंगे, जो दिया है वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है इसमें बारंबारता दी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल है, और दूसरा कॉलम है आपका बारंबारता का, ये कॉलम है आपका बारंबारता, ये बारंबारता का हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कहाँ से 0 से 100 है, फिर कितना है 100 से 200, इस तरह 1000 तक है, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, फिर 400 से है कितना 500, ऐसे 1000 तक है, 500 से 600, और 600 से है 700, 700 से 800, 800 से 900, और 900 से लेके कहाँ तक है 1000 तक है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। 1000 है, ये इधर बढ़ा के देखिए थोड़ा 1000, ये 1000 है, ठीक है। और इसके बारंबारता भी दे रखी है, कितनी है 2 5, इसका मान 2 है, इसका 5 है इसके आगे, ठीक है। फिर है x 12 17, ये x है, फिर 12 है, फिर 17 है, और इसके बाद में 20 है, ये y है, और दे रखा है 9 7 4, ये 9 है, ये 7 है, ये 9 7 4,
ये दे रखा है, ये बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो एक तो माध्यक है, माध्यक को ही माध्यक बोलते हैं। तो माध्यक में क्या करते हैं, संचयी बारंबारता का कॉलम बनता है, यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या, पहला अंक जो होता है उतार लेते हैं 2, फिर 2 में अगला जोड़ लेते हैं, 2 में 5 जोड़ो 7, फिर 7 में x जोड़ेंगे, 7 प्लस x तो जुड़ नहीं सकता, चर है ये, अचर है हमारा, तो 7 में प्लस लगा के लिख देंगे, 7 प्लस x। अब इसमें 12 जोड़ना है, तो 12 संख्या में जुड़ जाएगा, 12 7 19, तो बनेगा 19 प्लस x। अब 19 में कितना जोड़ना है हमें, 17 जोड़ना है, 17 24 पे 36 प्लस x हो जाएगा, ऐसे x हो जाएगा। अब 36 में 20 जोड़ना है, 36 और 20 56 प्लस x बनेगा। 56 में यानी 56 प्लस x प्लस y भी आ गया, y भी जोड़ देंगे, 56 प्लस x प्लस y बनेगा। 56 में 9 जोड़ना है, 9 6 15 यानी 65 बनेगा, 65 प्लस का x प्लस का y। अब 65 में कितना, 7 5 12 यानी 72 बनेगा, प्लस x प्लस y। अब 72 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो 4 और 6 76, 76 प्लस x प्लस y, ये आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पे योग भी दे रखा है, प्रश्न में दिया है, जो बारंबारता का योग है वो दे रखा है 100, इसका मान 100 दे रखा है, ठीक। आपको याद होना चाहिए ये जो मान होता है ये यहाँ का मान इक्वल होता है, आप इसको अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और इसका मान किसके बाद, ये बराबर है, तो इसको बराबर करके समीकरण 1 निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई बराबर, इसका जोड़ किसके बराबर, 100 के। इसको जोड़ेंगे तो आप यही तो आएगा, संख्या को जोड़ेंगे 76 बनेगा प्लस x प्लस वाई, ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना बनेगा, 100 माइनस 76, ये घटा लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर बनेगा, ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9 में 7 2 बचा 24, तो समीकरण ये 1 आ गई, समीकरण 1 आ गई, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है माध्यक, दे रखा है 525, तो माध्यक 525 है, इधर से तो पता नहीं चल पाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है। तो माध्यक यहाँ से देखना, 525 किस में आएगा, 500 600 के बीच में ही आएगा, तो माध्यक वर्ग आपका ये हो जाएगा, ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 छठा नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग में ये यल होता है, इनका जो अंतर होता है वो h होता है, ये आपका f होता है, इसके जो ऊपर होता है वो cf होता है, ये cf होता है। अब माध्यक का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये फार्मूला होता है। माध्यक 525 दे रखा है, बराबर यल कितना हमारा, ये 500 यल है, और n/2, n का मान 100 है, जब 2 से डिवाइड करेंगे 50 बचेगा, 50 माइनस CF कितना 36 प्लस x है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा 36, और x भी कैसा हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। बटे में f का मान दे रखा है, f कितना है 20 है, और इनटू में h की वैल्यू, h कितना है, इनका डिफरेंस होता है h 600 500 यानी 100 का अंतर है, ये 100 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस होता है, ये 500 प्लस है, 500 प्लस के जब इधर आएंगे तो 525 में से 500 तो घट जाएंगे, इधर कितना बचेगा 25 बचेगा, बराबर ये आप 50 में से 36 घटा लेंगे, कितना बचेगा, यानी 10 में से 6 जाएगा, 4 बचा, और यहाँ पे आपका बचा 4 में 1 14 माइनस x बचा है, और ब्रैकेट बाहर तो कितना बचा है 5 बचा है, ये तो 5 से इसको काट देंगे, 5 25। अब 5 को आप उधर ले जाएंगे, x को इधर लाएंगे, x आएगा प्लस का बन जाएगा, तो आपका x बराबर कितना होगा 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई है, x की वैल्यू कितनी आई है 9, ये आंसर हो गया आपका x का। तो x का पूछा गया और y का। अब y क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक ये है, इसे मान डाल लेंगे y का आ जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से कितना मान डालेंगे, y की जगह 9, x की जगह 9 लिखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 24 है, तो हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y को रोकेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस का 9, तो फाइनली y बराबर कितना आ जाएगा, 24 में से 9 घटाएंगे कितना 15 बचेगा, तो ये आपका y का मान आ जाएगा, y का मान कितना आएगा 15, x का मान 9, तो फाइनली आपके यही आंसर हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा।
x बराबर 9 और y बराबर 15। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और इसके आगे क्वेश्चन अगले क्लास में करवाएंगे और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ओके बाय।